जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रख रहे होंगे। देखिए, जहाँ तक सरकार की तरफ से जो आदेश है, इस समय कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको अपने को तैयार करना है कि अगर जब भी वैकेंसी आए तो आपको अपनी एक सीट अपना बना के चलना है। वैकेंसी कभी ये मत देखिए कि कितनी सीटें आई हैं, नहीं भर्ती बहुत कम आई है, कम सीट आई है। अभी कम सीट आई है या ज़्यादा सीट आई है इससे मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, एक ही पद चाहिए और वो आपको मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी करिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले अंक में हम लोगों ने विज्ञान के प्रश्न सॉल्व किए और उसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। उसमें काफ़ी आप लोगों ने सीखा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और उनमें बहुत सारे प्रश्न अपने आप जो है निकल करके आ जाते हैं। तो आइए ऐसे ही प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। उस दिन जो प्रश्न थे वे प्रकाश और इन सारे चैप्टर्स को लेकर के थे। कुछ तरंगों का भी अध्ययन हम लोगों ने किया था, कुछ कलर्स के बारे में जानकारी लिए। आज का पहला क्वेश्चन है ध्वनि से। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न वनडे एग्जाम में और साथ ही साथ जो यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम हैं उनमें भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ये जो पहला प्रश्न है ये यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न है और इसके अलावा एसएससी में आया है, सीजीएल के 2014 में टेयर सेकेंड का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। आप जान गए होंगे कि यह ध्वनि से संबंधित प्रश्न है। तो देख लेते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर आपको बताना है कि किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। विकल्प दिया है ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। अब हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके बेसिक्स को समझते हैं कि बात ध्वनि की कर रहा है और माध्यम की कर रहा है। तो हम ये जान लें कि ध्वनि जो है वो किस माध्यम में तेज गति करता है, यानी जो ध्वनि की चाल होगी, ध्वनि की तीव्रता होगी, वो किस में अधिक होगी। तो देखते हैं। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। क्या है? एक तरंग है। और कैसी तरंग है? तो ये तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अच्छा, इनको पहचानेंगे कि कैसे? भाई अनुदैर्ध्य भी हो सकती है, अनुप्रस्थ भी। तो एक बात ध्यान रखो, यहां भी आधा धारा है ना और यहां भी आधा धारा है। तो इस तरह से ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती है? यहां पे देख लो, हालांकि प्रश्न अलग से है। तो प्रकाश तरंगे जो हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखो, यहां भी पा मेरा लगा है और यहां भी पा मेरा लगा है। तो इस तरह से आप पहचान जाओगे कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। और ध्वनि क्या है? तो वो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब इन अनुदैर्ध्य तरंगों की विशेषता होती है कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों की विशेषता होती है कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। और कौन से माध्यम? या तो ठोस होना चाहिए, या द्रव होना चाहिए, या गैस होना चाहिए, लेकिन होना जरूर चाहिए। कहने का मतलब है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये निर्वात में नहीं चल सकती। ये निर्वात में नहीं चल सकती। तो पहले जब हम प्रश्न पढ़ते हैं कि किस माध्यम में अधिक होगा, तो निर्वात में तो ध्वनि चलेगी नहीं। इस तरह से ये विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं कि ठोस में, द्रव में और गैस में सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? ठोस के जो अणु होते हैं वे बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो ठोस में सबसे ज्यादा होती है। अब किस ठोस में सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में। किससे ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम के बाद किस में होगा? तो होगा निकिल में। निकिल के बाद किस में होगा? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम के बाद निकिल में। निकिल के बाद किस में होगा? स्टील में होता है। स्टील के बाद किस में होता है? तो लोहा में होता है। लोहा के बाद किस में होता है? तो कांच में होता है। ये हमने इतना लंबा लिस्ट क्यों बताया? क्योंकि पिछली बार पीसीएस एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था
ठोस के ही 4 विकल्प दिए थे और कहा गया था कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होगी। बच्चे अधिकतर लोहा मार दिए थे, लोहा टिक करके आए थे, तो लोहा गलत होगा। आप ध्यान दे दीजिए कि ठोस में सबसे ज्यादा किसमें होगा, वैसे तो ठोस में होगा, और ठोस में किसमें होगा तो एल्यूमिनियम, फिर निकिल, फिर स्टील, फिर लोहा और फिर कांच में होगा। अब बात करते हैं द्रव में। सबसे पहला नंबर है ठोस, फिर दूसरे नंबर पर आएगा द्रव, फिर तीसरे नंबर पर आएगा गैस। द्रव में सबसे दूसरे नंबर पर आएगा। अब द्रव मतलब पानी को लेते हैं तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो खारा जल और एक आसुत जल। ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी का प्रश्न है, 2013 का प्रश्न है कि द्रव में 4 विकल्प दिया गया था कि द्रव में ध्वनि की चाल किसमें अधिक होगी, समुद्री जल, आसुत जल या एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल में। तो हम आपको बता दें कि जब जल की बात की जाएगी तो खारे जल में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, खारे जल में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। गैस की बात जब हम करते हैं तो जो गैस सबसे हल्की होगी उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, जो गैस सबसे हल्की होगी उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस गैस में होती है, तो हाइड्रोजन में होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी, हाइड्रोजन में, उसके बाद किस में होगी, हीलियम में, उसके बाद किस में होगी, ऑक्सीजन में। तो ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अब आपके प्रश्न का उत्तर संभवतः आपको मिल गया कि किस तापक्रम पर दिया है कि 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो सबसे ज्यादा चाल अधिकतम होता है ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। तो क्या सही है, विकल्प नंबर ए सही है। अगर ठोस में पूछा जाए किस में अधिक होगा तो एल्यूमिनियम में, अगर द्रव में किस में होगा तो खारे जल में, किस गैस में सबसे अधिक होगा तो हाइड्रोजन गैस में, और निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से हमको मिल जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों में कौन सी एक घटना नहीं हो सकती है। ये 3 घटनाएं इसमें से घटती हैं। ध्वनि का परावर्तन होता है, या ध्वनि का विवर्तन नहीं होता, या ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता, या ध्वनि में व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। ये प्रश्न जो है यूपीएससी का प्रश्न है, 2015 के पेपर में प्री में पूछा गया था। आइए ध्यान देते हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे निकल के आएंगे और जो डाउट हैं आपके ध्वनि के संबंधित उनको हम लोग देखते हैं। पिछले अंक में हमने परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण ये प्रकाश के लिए हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सारा हमने पिछले अंक में बता दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है पिछला अंक, वो लोग पिछला अंक देख लेंगे और फिर इसे भी देखते हैं। तो बात करते हैं कि ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती है। तो एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात आती है परावर्तन की, कि ध्वनि में परावर्तन होता है या नहीं होता है। समझा जाए, आप किसी पहाड़ों पर जाते हैं या जंगलों में जाते हैं और जब आप तेज से चिल्लाते हैं तो क्या सुनते हैं कि उधर से आवाज वापस आ रही है। आप देखें नहीं देखें, महसूस करिए कि उधर से आवाज वापस आ रही है। तो वो किसके कारण है, परावर्तन के कारण। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि जंगलों में या पहाड़ों पर ध्वनि वापस सुनाई देती है, किस घटना के कारण, परावर्तन के कारण। अब थोड़ा कारण जान लेते हैं। क्योंकि जो ध्वनि तरंगे हैं इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। इनकी जो वेवलेंथ है, पिछले अंक में हमने बताया था कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, आप लोग बता देंगे अभी। क्या है तरंग दैर्ध्य का मात्रक, एंगस्ट्रम है। तो जो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होती है। तो जब तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो जब ये तरंगे आगे जाती हैं तो किसी पर्वत पर यानी पहाड़ पर या जंगलों में वृक्षों की अधिकता होती है तो उनसे टकरा करके ये वापस हो जाती हैं, परावर्तित होती हैं और वही हमारे कानों में गूंजती हैं। तो परावर्तन की घटना ध्वनि में होती है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि ध्वनि का विवर्तन होता है या नहीं होता है। तो एक बात बताइए, हम किसी बंद कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर कोई व्यक्ति आवाज करता है तो हम सुन लेते हैं, हम उसको सुन पाते हैं।
किस घटना के कारण? विवर्तन के कारण। जी हाँ, ध्वनि का विवर्तन होता है। तो दूसरा प्रश्न तैयार हो गया कि किसी बंद कमरे में बैठे हुए होने पर बाहर की आवाज सुनाई देती है, किस घटना के कारण? तो विवर्तन के कारण। दरअसल होता क्या है कि कमरा अगर बंद है, इधर मान लो इसका दरवाजा लगा है, दरवाजा भी बंद है, तो जब ध्वनि तरंगे निकलती हैं तो दीवालों से तो वो टकराती हैं, तो वापस ना हो करके वो इधर से ऐसे मुड़ के आ जाती हैं और तब हमें सुनाई देती हैं। इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। तो ध्वनि का परावर्तन भी होता है और ध्वनि का विवर्तन भी होता है। बात करते हैं पोलराइजेशन यानी ध्रुवण की। तो प्रकाश जो ध्वनि है, ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। विकल्प सी आपका सही होगा कि ध्रुवण की घटना प्रकाश में होती है। प्रकाश का ध्रुवण होता है लेकिन ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण को समझते हैं हम लोग कि व्यतिकरण क्या है। दरअसल दो अलग अलग माध्यम से जब ध्वनियां निकलती हैं, मान लीजिए इधर से ध्वनि जा रही है इधर की ओर और इधर से भी ध्वनि जा रही है इधर की ओर, ये दोनों तरफ से जा रही हैं। बहुत इत्मीनान से समझिए, आपको कुछ नहीं रटना है। अब दोनों किसी ना किसी बिंदु पे तो मिलेंगी। मान लो ये भी यहां तक बढ़ाया, ये भी यहां तक बढ़ाया, अब दोनों इस बिंदु पे पहुंच गई, इधर वाले भी और इधर वाले भी। ठीक है, तो इसी को व्यतिकरण कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे? व्यतिकरण बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब अगर दोनों इधर ही मुड़ जाएं, ये वाली भी और इधर वाली भी, तो व्यतिकरण क्या होगा? अधिक होगा। व्यतिकरण क्या होगा? अधिक होगा। तो इस घटना को जब दोनों माध्यम एक ओर चलेंगे तो उनको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण। और अगर ये अपना इधर चला जाए और ये अपना ऐसे चला जाएगा जिधर जा रहा था, तो व्यतिकरण कम होगा और इसे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण कब होता है? जब दो अलग अलग ध्वनि का माध्यम एक दिशा में होगा तो व्यतिकरण अधिक होगा, इसे संपोषी बोलेंगे, और जब अलग अलग होगा तो उसे विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। तो प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया होगा आई थिंक कि ध्वनि में कौन सी घटना नहीं होती। तो ध्वनि का जो ध्रुवण है वो नहीं होता। ध्रुवण किस में होता है? तो ध्रुवण प्रकाश में होता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न रहा। बहुत सारे प्रश्न आपने इसकी सहायता से तैयार किए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा मात्रक ध्वनि के संबंध में गलत है? कौन सा मात्रक ध्वनि के संबंध में गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ध्वनि का मात्रक नहीं है। तो फोनोमीटर, ऑडियोमीटर, डेसिबल और डायोप्टर, इन चार में से बताना है कि कौन सा एक ध्वनि का मात्रक नहीं है। तो फोनोमीटर, फोन से समझ लो, फोन में आवाज आनी चाहिए, तो ये तो होगा ही। ऑडियो वीडियो आप सुनते हैं तो आवाज आती ही है, ये भी है। और डेसिबल तो आप जानते ही हैं। दरअसल डेसिबल का शुद्ध नाम जो है वो है बेल। ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है बेल, लेकिन बेल का हमेशा 10वां हिस्सा ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10वां हिस्सा लिखते हैं। इसी कारण इसको डेसिबेल कहा जाता है, जबकि शुद्ध नाम क्या है? बेल। तो अगर कभी डेसिबेल ना दे करके केवल बेल कहा जाए तो ध्वनि का मात्रक बेल होता है, लेकिन चूंकि बेल का 10वां हिस्सा लिखते हैं इसीलिए उसको डेसिबेल कहा जाता है। बात आती है डायोप्टर की। तो डायोप्टर से लेंस की क्षमता मापते हैं। लेंस की क्षमता मापा जाता है डायोप्टर के द्वारा। ठीक है, और ये तीनों मात्रक आपके समझ में आ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। नहीं रुका अभी? तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भले आपको एक प्रश्न दिखता है, कई सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। ये ध्वनि के गुण को बताने की बात कर रहा है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बढ़ाने पर निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 है कि ध्वनि का तारत्व बढ़ जाएगा, या गुणता बढ़ जाएगी, या अनुरणन बढ़ जाएगा, या तारत्व घट जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए समझते हैं।
तो यहां शब्द आवृत्ति का आ गया। याद करिए, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आवृत्ति, ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या था। आवृत्ति, ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या था। तो हमने बताया था कि आवृत्ति के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है, आवृत्ति के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है। तो यहां कह रहा है ना कि आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति क्या है, बढ़ाने पर। तो आइए देख लेते हैं। तो जब हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो तारत्व बढ़ जाएगा, जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो तारत्व बढ़ जाएगा। और जब तारत्व बढ़ता है, तारत्व अधिक होता है, तो आवाज जो है वो पतली होती है, आवाज जो है वो पतली होती है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि लड़कियों और औरतों की आवाज पतली होती है, क्यों। तो लड़कियों और औरतों की आवाज पतली क्यों होगी, ये रीजन आप दे दीजिए कि चूंकि उनका तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। चूंकि उनका तारत्व क्या है, अधिक होता है। तो तारत्व अधिक होने के कारण ऊर्जा अधिक होता है। तो ऊर्जा अधिक होता है, तारत्व अधिक होता है, आवृत्ति भी अधिक होता है, तीनों अधिक है ना, इसलिए आवाज पतली होती है। तारत्व अधिक होगा, आवाज पतली होगी, तारत्व अधिक होगा, आवाज पतली होगी। तो आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी कम होगा और तो तारत्व भी कम होगा। आवृत्ति घटाने पर ऊर्जा घटेगी और तारत्व भी घटेगा। और जब तारत्व घटेगा तो आवाज मोटा होता है, आवाज क्या होगा, मोटा होता है। और मोटा आवाज पुरुषों में होता है। लड़कों की आवाज मोटी क्यों होती है, क्योंकि उनका तारत्व कम होता है। लड़कियों की आवाज पतली क्यों होती है, क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है, अर्थात उनके ध्वनि की जो आवृत्ति है वो अधिक होती है। ठीक है। अब दूसरे विकल्प पे हम देखते हैं कि गुणता बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ाने पर गुणता बढ़ती है। तो ये गुणता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, पिच बोलते हैं इंग्लिश में। गुणता क्या है, दरअसल ये बताइए, आप कहीं दूर बैठे हैं और किसी दूर जगह पर ढोलक और हारमोनियम एक साथ बज रहा है, तो आप वहां खड़े तो हैं नहीं कि आप देख रहे हैं नहीं ये ढोलक है ये हारमोनियम है। आप कैसे पहचान लेते हैं कि नहीं वहां ढोलक भी अच्छा बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है, गुणता के कारण। गुणता के कारण आप ध्वनि को पहचानते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं कि हम आवाज से आपके पहचान लेंगे, तो आवाज से कैसे पहचानते हैं, गुणता के कारण। एक प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि आप अपने सगे संबंधियों की आवाज सुनकर कैसे पहचान जाते हैं, तो ध्वनि के गुणता के कारण। हर व्यक्ति के ध्वनि की गुणता एक अलग होता है और उसी गुणता के कारण हम अपने पराये की आवाज पहचानते हैं। बात करते हैं अनुरणन क्या है, अनुरणन बढ़ता है या घटता है। अनुरणन आप देखते हैं, मान लीजिए अभी कहीं डीजे बज रहा है और अचानक में वो बंद होता है, तो कुछ देर तक आपके कानों में वो आवाज गूंजता रहता है। ऐसा होता है नहीं होता है, होता है। अभी कोई बहुत तेज चिल्लाता है, अचानक में चुप हो जाए तो भी उसकी आवाज आपके कानों में गूंजेगी। कितनी देर तक गूंजेगी, ये कितनी देर तक गूंजता है, 0.17 सेकेंड तक, 0.17 सेकेंड तक गूंजता रहता है। वो किसके कारण, वो अनुरणन के कारण। वो किसके कारण, अनुरणन की घटना के कारण। ये प्रश्न यहां से अलग से बनता रहता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तारत्व के कारण आवाज मोटी पतली होगी, गुणता के कारण अपने पराये की आवाज पहचानेंगे, अनुरणन के कारण आवाज कानों में गूंजती है। अब तारत्व घटता है तो आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व घटता है, नहीं घटता है। तो कौन सा विकल्प सही था, ये विकल्प सही है, ये सही है, ये सही है। ये जो है घटता है, गलत है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, पांचवा प्रश्न। तो ये हम लोगों का पांचवा प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस भौतिक कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है, होती है, किस भौतिक कारक से प्रभावित नहीं होती है। यहां पे नहीं होती है होना चाहिए, लिख दे रहे हैं, नहीं होती है। विकल्प दिया है ताप,
आर्द्रता, घनत्व और दाब। अब एक एक को समझते हैं। ध्वनि की चाल की बात कर रहा है तो चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? ठोस में। ठोस में किसमें अधिक होगी? तो पहले एल्यूमिनियम, फिर निकिल, फिर स्टील, फिर लोहा और कांच। द्रव दूसरे नंबर पर आएगा, किसमें अधिक होगा? खारे जल में। गैस तीसरे नंबर पर आएगा, किस गैस में सबसे अधिक होगी? हाइड्रोजन में। अब आते हैं प्रश्न पे। तो ताप, आर्द्रता, घनत्व और दाब किससे प्रभावित नहीं होगी? तो आइए देखते हैं। ताप बढ़ाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप जब बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, अर्थात घटाने पर ध्वनि की चाल क्या होगी? घटती है। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ा? ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है, ताप घटता है तो ध्वनि की चाल घटती है। आर्द्रता की बात कर लेते हैं। तो आर्द्रता बढ़ाने पर क्या होगा? आर्द्रता जब बढ़ती है, ह्यूमिडिटी, जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है तो ध्वनि अधिक दूर तक जाती है, अधिक तेजी से जाती है। एग्जाम्पल के लिए जान लीजिए, और क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि बरसात के मौसम में या बादलों के दिनों में सीटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उस समय बादलों के मौसम में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अधिक होती है, तो आर्द्रता अधिक होने के कारण ध्वनि की चाल अधिक होती है। एक बात समझ में आ गया कि आर्द्रता जब बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, और घटती है तो, जब आर्द्रता घटती है तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी? घटेगी। ये बात समझ में आ गया दोनों। अब बात करते हैं डेंसिटी, घनत्व को। तो घनत्व और प्रत्यास्थता, इलास्टी और डेंसिटी, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पर निर्भर करती है। किस पे? किस पे? प्रत्यास्थता, इलास्टी और घनत्व, डेंसिटी पर। ठीक है। जब घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि की चाल घटती है। इसमें उल्टा होगा, ये ध्यान रखना कि माध्यम का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, स्थिर रहेगी, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? घटेगी। और अगर घनत्व घटाया जाए, घटता है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? वो बढ़ती है। घनत्व घटेगा तो चाल बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो चाल घटेगा। अब दाब की बात करते हैं कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही बताना था कि किस भौतिक कारक से प्रभावित नहीं होती है, तो दाब से प्रभावित नहीं होती है। समान तापमान में दाब का प्रभाव ध्वनि के चाल पर नहीं पड़ता है। तो ये आपका 5वां प्रश्न था। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न हम लोग करते हैं और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे। आप अभी तक ध्वनि के मात्रक को पढ़ चुके हैं, ध्वनि किस किस माध्यम में चलती है वो पढ़ चुके हैं, ध्वनि के गुण कौन से हैं, विवर्तन है और परावर्तन है, व्यतिकरण है, ये पढ़ चुके हैं। प्लस ध्वनि को प्रभावित कौन कौन करता है, ये सारी घटनाएं आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने कहा था आपसे कि जो आपके चैप्टर होंगे उनको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हल करवाएंगे और वो सारे चैप्टर आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा 6वां प्रश्न है और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। इसको हल करने के बाद आप छोटी से और बड़े स्तर तक इस चैप्टर के सारे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी किसमें? अवश्रव्य तरंगों में, श्रव्य तरंगों में, पराश्रव्य तरंगों में या सभी में समान होगी? तो हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भागों में बांटते हैं? तो वे 3 भाग हैं। पहला है अवश्रव्य तरंगे, दूसरा है श्रव्य तरंगे और तीसरा है पराश्रव्य तरंगे। आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। जो अवश्रव्य तरंग है इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, यानी लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का।
तो 20 हर्ट्ज से कम होती है किसकी? अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। इसलिए ये इतनी धीमी आवाज में होती है कि हम इसको नहीं सुन पाते। जैसे भूकंप का आना, तो घर वर गिरते हैं ये तो हम देखते हैं, लेकिन भूकंप आता है तो कोई आवाज हम सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि आवृत्ति कम होती है, और आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी कम होती है। ये आवृत्ति, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य, इनका रिलेशन जरूर याद रखिए। तो साइंस के अधिकतर प्रश्न इस पे डिपेंड हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब अश्रव्य तरंगे किसमें पाई जाएंगी? तो जब भूकंप आता है तो वहां पे अश्रव्य तरंगे होती हैं। ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यहां पे भी अश्रव्य तरंगे होती हैं। अब अगर क्वेश्चन अलग से पूछा जाए कि ज्वालामुखी उद्गार के समय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अश्रव्य तरंगे कहते हैं। बात करते हैं श्रव्य तरंगों। श्रव्य मतलब सुनना, जिनको हम सुन सकते हैं। इसको तो हम नहीं सुन सके थे कम आवाज के कारण, इसको हम सुन सकते हैं, तो ये श्रव्य तरंगे हैं, यानी जिनको क्या है? मनुष्य सुन सकता है। ठीक है। और ये कहां से कहां तक होती हैं? ये होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य के सुनने की क्षमता कहां से कहां तक है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। और वे कौन सी तरंगे कहलाएंगी? श्रव्य तरंगे कहलाएंगी। अब अंतिम है पराश्रव्य तरंग। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है ये 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। सॉरी, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी? अधिक होती है। इसलिए इनकी इतनी आवाज हो जाती है कि हम उसको नहीं सुन पाते। आवृत्ति बहुत अधिक हो गई, 20,000 हर्ट्ज हो गई, तो ऊर्जा भी बहुत अधिक हो गया, इसलिए हम उसको कैच नहीं कर पाते, नहीं रख पाते। तब इसको सुनता कौन है? इसको सुनते हैं कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, है ना? ये जो है इसको सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। अब पराश्रव्य तरंगों के कुछ उपयोग हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। चूंकि इनकी आवृत्ति अधिक है, तो आवृत्ति अधिक है तो ऊर्जा अधिक है, और ऊर्जा अधिक होने के कारण ये तरंगे दूर तक जा सकती हैं। भाई जिसमें ऊर्जा है, जिसमें एनर्जी है, वही तो काफी चल सकता है। अभी हमें तो देख के लगता नहीं हम चल पाएंगे। तो इनकी आवृत्ति अधिक है तो ऊर्जा अधिक है, तो ये दूर तक चल सकते हैं। इसी कारण इनका उपयोग ऐसे चीजों में किया जाता है जहां दूरी हो, जैसे सोनार में। सोनार में क्या है? सोनार में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सोनार का प्रयोग क्या है? तो सोनार के प्रयोग को जान लेते हैं। इसके द्वारा समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं या गिरी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सोनार के द्वारा साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार के द्वारा समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। सोनार में कौन सी तरंगे काम करती हैं? पराश्रव्य तरंगे काम करती हैं। सोनार के अलावा दूसरी बात आती है ऑटोमेटिक दरवाजे। आप मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, अपने आप खुलता है दरवाजा, अपने आप बंद होता है। क्यों? जो स्वचालित दरवाजे हैं उनमें पराश्रव्य तरंगे काम करते हैं। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। किसमें? स्वचालित दरवाजों में। जो स्वचालित दरवाजे हैं, इनके अलावा गाल्टन सीटी के प्रयोग में पराश्रव्य तरंगे लगती हैं। सर ये गाल्टन सीटी क्या है? तो वो सीटी जिसके द्वारा कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुत्ते जो होते हैं उनको प्रशिक्षित किससे करते हैं? गाल्टन सीटी के द्वारा कुत्तों को प्रशिक्षित करते हैं। तो इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। और अगला, जो फैक्ट्रियों की चिमनियां होती हैं, तो चिमनियां काफी लंबी होती हैं, तो उनके बीच में कालिख जम जाता है, तो उस कालिख को हटाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं। हमें उम्मीद है कि पिछले अंक की तरह ये अंक भी आपको काफी पसंद आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये अंक कैसा लगा।
फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद।